हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके न्यूज़। आज हम देखते हैं कि एक ईपीएफओ ने नया रिक्रूटमेंट निकाला है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो अभी हम पहले चेक करते हैं इसका एडवर्टीजमेंट, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका एज लिमिट क्या होना चाहिए, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब देखते हैं हम। तो ये ईपीएफओ का एडवर्टीजमेंट है। पोस्ट नेम है आपका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। इन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। ठीक। ये जो रिक्रूटमेंट है ये कंडक्ट करवा रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। ये एक एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं फॉर ईपीएफओ। ठीक। तो अभी हम इसमें चेक करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से हमको अप्लाई करना है। तो इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा वो है ओनली ऑनलाइन। ऑफलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए सिंगल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक। यदि किसी एक कैंडिडेट ने एक से ज्यादा टाइम्स अप्लाई किया है सेम पोस्ट के लिए, तो इसमें जो सबसे लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म था उसको ही कंसिडर किया जाएगा। बाकी के इनिशियल वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो मीन्स ओवरऑल इसका मीनिंग ये हुआ कि एक पोस्ट के लिए एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पोस्ट नेम है अपना सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसका पे स्केल है लेवल 5 एज पर द 7th पे कमीशन, जिसकी रेंज है 29,200 रुपीज टू 92,300 रुपीज। इसके एडिशन में जो भी अदर अलाउंसेस होते हैं वो एप्लीकेबल है। ठीक। अभी ये जो रिक्रूटमेंट है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 27 मार्च से और लास्ट डेट है 26 अप्रैल। ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन जो है वो ओनली ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये अभी हम इसका फी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, 0 रुपीज। एंड फॉर अदर कैटेगरीज लाइक जनरल कैटेगरी के लिए फीस है आपका 700 रुपीज। ठीक है। प्लस बैंक ट्रांजेक्शन अलग होंगे। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने की डेट है 27 मार्च से 26 अप्रैल। कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है, तो उसका टाइम पीरियड रहेगा 27 अप्रैल टू 28 अप्रैल 2023। ठीक। देन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। देन वेन एवर एग्जाम कंडक्ट होता है तो जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, कोई ऑफलाइन एडमिट कार्ड नहीं पोस्ट किया जाएगा। और कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा आपको? http://recruitment.nta.nic.in, एनटीए की वेबसाइट पे या फिर ईपीएफओ की वेबसाइट पे। तो कोई भी फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए आपको टाइम टू टाइम एनटीए का वेबसाइट एज वेल एज ईपीएफओ का वेबसाइट विजिट करना है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। आंसर कीज भी इसी वेबसाइट पे अपलोड की जाएंगी। इनकी डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसका भी अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब भी रिजल्ट आएगा ये दोनों वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है। जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो दो टाइप के स्टेजेस है उसमें, जिसमें स्टेज 1 में अपना ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, और स्टेज 2 में टाइपिंग टेस्ट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो जो स्टेज 2 वाला है ये अपना ओनली क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। जो स्टेज 1 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसी के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें वैकेंसीज, कौन से एसएसए में कितनी वैकेंसीज है।
तो यहाँ पे आपका दिया है रीजन, फिर ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी कवर्ड अंडर द रीजन, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाइज वैकेंसीज है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, और लास्ट में एक्स सर्विसमैन की नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं आंध्र प्रदेश रीजन में, आंध्र प्रदेश स्टेट में एससी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 0 है, मीन्स कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है, जनरल कैटेगरी के लिए 5 है, तो ओवरऑल 39 वैकेंसीज हैं आंध्र प्रदेश रीजन में। ठीक है, एंड सेम रीजन में अपना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट के अंडर सबसे ज्यादा वैकेंसी है अपनी महाराष्ट्र सर्कल में, सबसे ज्यादा वैकेंसीज है महाराष्ट्र रीजन में, उसके बाद है तमिलनाडु रीजन में, एंड देन वेस्ट बंगाल भी है, अदर्स भी है जहाँ पे अच्छे खासे वैकेंसीज है। तो यदि प्रेफरेंस देने की बात आती है तो जहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज है वो रीजन में दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ये आपकी प्रायोरिटीज पे रहना चाहिए वैसे ना, एज पर वैकेंसीज का काउंट के बेसिस पे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं अभी यहाँ पे कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए ये एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मींस कि कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, या किसी भी स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएशन उसने किया है, एज पर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट क्या है अपना, कुछ 26 अप्रैल, तो 26 अप्रैल 2023 तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि उसके टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो कैंडिडेट्स ये पोस्ट के लिए अप्लाई ना करे, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मीन्स क्या है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मीन्स ऐसा यूनिवर्सिटी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर इन इंडिया में इनकॉर्पोरेट है। कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि ये एक्ट के अंडर आती है, या फिर जो यूजीसी कमीशन, जो यूजीसी के अंडर आती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर आती है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ ग्रेजुएशन इसमें वैलिड होगा। नेक्स्ट आता है एज लिमिट, तो एज लिमिट है अपना 18 to 27 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, हाउएवर जो भी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें भी एप्लीकेबल रहेगा एज पर द सेम रूल्स। लाइक SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 3 इयर्स का मिलता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उनको 40 इयर्स का मिलता है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। तो जनरल कैटेगरी का एज हो गया अप टू 40 इयर्स, SC ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है तो 45 इयर्स, और ओबीसी के लिए 3 इयर्स एक्स्ट्रा मिलता है तो 43 इयर्स। ठीक है, सिमिलरली एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया है। और यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट्स हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए भी रिलैक्सेशन दिया है। PWD प्लस जनरल कैटेगरीज 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PWD प्लस ओबीसी में आते हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन है, PWD और SC ST में आते हैं तो 15 इयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी में नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, तो नेशनैलिटी या तो वो इंडियन सिटीजनशिप हो उसके पास, या फिर नेपाल का हो सिटीजन, या भूटान, या फिर तिब्बत रिफ्यूजी हो। ठीक है, ये सब पर्सन्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ रिजर्वेशंस दिया है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसा रिजर्वेशन रहेगा, इसको हमें इतना देखने की जरूरत नहीं है ये टाइम पर। तो अभी हम डायरेक्ट देखते हैं कि इसका एग्जाम कैसा होगा।
एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में हमने इनिशियली बात किया था कि इसमें 2 फेजेस में एग्जाम होंगे। फर्स्ट फेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और सेकंड फेज जो है जिसमें टाइपिंग होगा। तो जो फर्स्ट फेज एग्जाम है उसमें आपके 5 पार्ट्स हैं। तो 5 पार्ट्स में पहला पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। दूसरा है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये मैथ्स होता है आपका, इसमें मैथ्स आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। देन इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन मीन्स इंग्लिश विद पैसेज वगैरह, तो इसके 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स का। और कंप्यूटर लिटरेसी मीन्स कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 150 और टोटल मार्क्स होंगे अपने 600। तो 600 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक, यही एग्जाम के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, नहीं सॉरी, ईच क्वेश्चन हैव 4 मार्क्स ईच। ठीक, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है अपनी 1/4 ऑफ द मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। यदि आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, यदि आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फेज 1 विल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ मेरिट। पहले एग्जाम में, ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें जितने मार्क्स आएंगे वही मार्क्स का फाइनल ओवरऑल मेरिट बनेगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, कुछ भी ऐसा लिखने वाले एग्जाम नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जाम है। टोटल 600 मार्क्स का पेपर है और यहाँ पे दिया है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ईच कैटेगरी में, जैसे सपोज जनरल की 1000 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 500 वैकेंसीज हैं, SC ST की 100-200 वैकेंसीज हैं। तो जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज हैं उसका 10 टाइम्स बच्चों को पास करेंगे फेज 1 में। जो वो 10 टाइम्स स्टूडेंट्स जो होंगे वो फेज 2 में जाएंगे जिनका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक, यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हुए तो मल्टीपल सेशंस में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। यदि मल्टीपल सेशंस में एग्जाम कंडक्ट हुआ तो नॉर्मलाइजेशन करके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स एक सेम प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। ठीक, फिर आता है आपका फेज 2 ऑफ एग्जाम। फेज 2 में क्या होगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट है जिसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी देखी जाती है बेसिकली। तो इसमें क्या चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन कंप्यूटर, इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो ऑन कंप्यूटर होगा, ध्यान रखें, कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग है, इसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे, फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 विल बी डिसाइडेड एज पर द डिस्क्रिप्शन इन EPFO कि फेज 1 के क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे। जैसे फाइनल मेरिट कितनी जाएगी, 30% जाएगी, 40 जाएगी, 60 जाएगी, ये EPFO डिसाइड करेगा कि जितनी उनकी वैकेंसी है प्लस जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, एग्जाम दिया है, उसके बेसिस पे वो कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा वो EPFO डिसाइड करेगा। फाइनल स्कोर पे आने के लिए यदि मोर देन 1 सेशन में एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो उसमें प्रोसेस ऑफ मॉडरेशन किया जाएगा, मीन्स कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कुछ टाई केसेस यदि हैं तो उनका रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे करेंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ हायर है उसको सेलेक्ट किया जाएगा, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन नेम्स, जिसका नेम पहले आता है उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा एज पर अल्फाबेटिक। ठीक है। तो जैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके बाद एक प्रोविजनल आंसर की दी जाएगी, वो आंसर की ये वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी और EPFO की वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से आंसर की देख सकते हैं, प्लस यदि उनको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको यहाँ पे चैलेंज भी कर सकते हैं। ये प्योरली एक प्रोविजनल आंसर की है, ये कोई फाइनल आंसर की नहीं होगी।
तो जो भी स्टूडेंट्स के चैलेंजेस होंगे वो चैलेंजेस एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके बाद फाइनल आंसर की बनेगी और उसी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी सेम वेबसाइट पे मिलेगा, एनटीए की वेबसाइट प्लस ईपीएफओ की वेबसाइट। Candidates shall be required to pay online an amount of 500 rupees per answer key challenged in phase 1 as processing fee. In case of challenge of a candidate to any answer key is accepted, such candidate shall be refunded with the processing fee. ये क्या बोल रहा है? ये इसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई भी कैंडिडेट यदि चैलेंज करता है किसी क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रॉन्ग है, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो उसको वो चैलेंज करने के लिए उसको 500 रुपीज पे करना है। और यदि उसका वो चैलेंज एक्सेप्ट होता है, मीन्स उसने जो आंसर दिया है कि ये आंसर रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर कुछ अलग होना चाहिए, तो यदि वो चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है तो उसने जो भी फी भरा था 500 रुपीज वो उसको रिफंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब है इसके ईपीएफओ के रिक्रूटमेंट के बारे में। फाइनल जो रिजल्ट होगा वो अपना एनटीए की वेबसाइट प्लस ईपीएफओ की वेबसाइट पे दिया जाएगा। सो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो भी कैंडिडेट अभी ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर चुके हैं वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस सेकंड चीज कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फर्स्ट एग्जाम की बेसिस पे होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा एग्जाम दीजिए और टाइम टू टाइम इनकी वेबसाइट जो कि एनटीए और ईपीएफओ की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करनी है फॉर फर्दर अपडेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लस ये एडवर्टाइजमेंट में भी लिंक दिया है। ये लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे लेके जाएगा, सॉरी एनटीए की वेबसाइट पे लेके जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पे हम देखते हैं रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये यदि एडवर्टीजमेंट देखना है, फुल एडवर्टीजमेंट देखना है तो यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट है, अदरवाइज अप्लाई ऑनलाइन सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इस पे क्लिक करते हैं तो हम सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। एक बार आपने रजिस्टर कर दिया है, ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल और मोबाइल, वैलिड ईमेल और मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके ईमेल और मोबाइल पर ही होता है। एक बार रजिस्टर कर दिया देन वही डिटेल्स के साथ वो एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे जो भी दिखता है उसको यूज करके साइन इन करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। सो अप्लाई फास्ट, लास्ट डेट का वेट ना करें, लास्ट डेट पे वेबसाइट्स नॉर्मली बहुत स्लो चलती है। सो आप फटाफट से अप्लाई कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।